नमस्कार। द्वीप विकास और प्रशासन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, यातायात की दृष्टि से हवाई यात्रा एक ऐसी सुविधा है जो विलासिता का साधन ही नहीं बल्कि समय की बचत का एक बहुत अच्छा माध्यम माना जा चुका है। ऐसे में अगर हम अपने द्वीप समूह की बात करें तो जहां छोटे छोटे द्वीपों में समयानुसार पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है, वहां पर इन सुविधाओं के चलते इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। ऐसे में विमान संबंधी देखरेख, रखरखाव, मरम्मत और संचालन आदि का कार्य करता है प्रशासन का नागरिक उड्डयन विभाग। तो द्वीप विकास के संदर्भ में इस विभाग का क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रही, इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री विश्वेंद्र, सचिव नागरिक उड्डयन विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन। विश्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो विश्वेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि नागरिक उड्डयन विभाग यानी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो इतने वर्षों से नागरिकों को अपनी सेवाएं देता आ रहा है, तो द्वीपों के संदर्भ में अगर जानना चाहें तो इसका विशेष योगदान क्या रहा? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये हमारे द्वीप समूह का जो फैलाव है, जो विस्तार है और जो डिसकंटिन्यूटी है, उससे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का जो रोल है वो बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ पे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट यहाँ पे 2003 में अपनी हेली सेवाएं शुरू करी। PHL पवन हंस लिमिटेड से उनका एक अनुबंध हुआ जिसके तहत उन्होंने वेरियस आइलैंड्स के अंदर में हेली सेवाएं शुरू की। तो अब इनका जो मेन उद्देश्य है, 3 तरह के इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को, मेडिकल एवैक्यूएशन को अंजाम देना। दूसरा इनकी ये है कि कहीं भी इमरजेंसी सर्विसेज अगर आ जाती हैं, उस जगह पे अपना योगदान करना, वहाँ पे जाना, उस जगह पे पहुँचना जहाँ पे सड़क के माध्यम से, चाहे शिप के माध्यम से आप नहीं पहुँच सकते हैं, तो वैसे जगह पे पहुँचना और इमरजेंसी सर्विसेज देना। और तीसरा, जो आइलैंडर्स हैं उनको जो डिफ़िकल्ट लोकेशंस में है, इंसुलर लोकेशंस में है, वहाँ पे उनको एक सुविधा प्रदान करना ताकि जिनसे उनका ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो ये एक 3 ओवरऑल इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम निरंतर पूरा करते हैं। अब पिछले कुछ सालों में RCS उड़ान के तहत इसके अंदर नए आयाम जुड़ रहे हैं, जिसके तहत हम फिक्स्ड विंग सेवा शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने काफ़ी मेहनत करी है। UT एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत सरकार के RCS उड़ान पॉलिसी के तहत उसी प्रकार से हम सी प्लेन्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जो हमारी अभी की जो फ्लीट है PHL की, पवन हंस लिमिटेड की, उसकी हम फ्लीट मॉडर्नाइजेशन की भी बातें गृह मंत्रालय से कर रहे हैं। तो ये एक संक्षिप्त विवरण है इसके जो अभी हम कार्य कर रहे हैं नागरिक उड्डयन विभाग में, उसके बारे में। तो वर्तमान समय में कितने हेलीकॉप्टर्स हैं आपके विभाग में और प्रति सप्ताह कितने व्यक्ति इसका लाभ उठा पा रहे हैं? देखिए, हमारे पास अभी 3 डॉल्फिन N3 हेलीकॉप्टर्स हैं जो हमारे इस्तेमाल में हैं, और ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 300 लोग हम एक वीक में ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो आइलैंडर्स हैं, उनको फेयर में किस तरह की सब्सिडी दी जाती है, और साथ ही जो लोग इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? देखिए, यहाँ के जो आइलैंडर्स हैं उनको हम 90% सब्सिडीज़ देते हैं। जो फेयर होता है उसका 90% सब्सिडाइज फेयर उनको देना पड़ता है। जो इन्फेंट्स होते हैं वो फ्री ट्रैवल करते हैं इसमें। जो 12 साल के कम उम्र के चिल्ड्रन होते हैं उनको 50% एयर फेयर लगता है। अब रही बात नॉन आइलैंडर्स की, और यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी ऑफिशियल टूर्स पे जाते हैं उनको हम 75% सब्सिडी देते हैं। तो ये सारा जो डिसीजन था फेयर स्ट्रक्चर का, ये वही 2005-6 के 3 से 5 के बीच में ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद तय किया गया था, और उसी फेयर पे अब तक ये जो है हमारा विभाग चलता है। जो हमारे फेयर्स के सब्सिडी का जो
प्रोपोर्शंस है वो वैसे ही चलता है। आपने इन्फेंट की बात करी, तो कितने साल के बच्चे? 2 साल से कम के बच्चों की, जितने बच्चे हैं उनको फ्री ट्रैवल हम अलाउ करते हैं। और एक बात कही आपने कि जो मरीज़ों को जो सेवाएं दी जाती हैं, तो मरीज़ों को जो आवागमन में एक स्थान से दूसरे स्थान जो इन द्वीपों में किया जाता है आपके विभाग के द्वारा, इसका विशेष योगदान रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्राथमिकताएं दी जाती हैं और क्या इंतज़ाम किए जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो सुदूर द्वीप हैं वहाँ पे हर स्टेशन पे एक असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स होते हैं। तो एक सिग्नल हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में भेजा जाता है कि फलां पेशेंट जो है उसको मेडिकल इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, और एक बार जब वहाँ से ये सिग्नल हमारे पास आ जाता है तो उसकी स्वीकृति के बाद हम लोग इसको इमीडिएटली मेडिकल इवैक्यूएशन ऑर्डर कर देते हैं, और उसके बाद जो भी कंसर्न्ड पेशेंट है उसको यहाँ हम पोर्ट ब्लेयर ले आते हैं ताकि उसका इलाज यहाँ के अच्छे अस्पतालों में हो सके। तो इसके लिए क्या सुरक्षा की कुछ गाइडलाइंस वगैरह होती हैं? देखिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ हमारा हेलीकॉप्टर ट्रैवल की बात कर रहे हैं। एविएशन की गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट और बहुत ही स्ट्रिंजेंट होती हैं, और ये हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन, फिर आपका ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इन दोनों के जो स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस हैं उसको हम बहुत ही स्क्रूपुलसली फॉलो करते हैं, चाहे वो मेडिकल इवैक्यूएशन हो, चाहे वो जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे इमरजेंसी सर्विसेज हो। तो इन तीनों जो गाइडलाइंस भारत सरकार ने बनाई है उसको बहुत ही स्क्रूपुलसली फॉलो करने का हमारा इंस्ट्रक्शन होता है ड्यूरिंग द फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग प्रोसीजर्स। तो हेलीकॉप्टर्स की बात आप तो कर रहे हैं, जो आपके विभाग का जो मेन उद्देश्य है। तो अगर हम बात करते हैं इसके मरम्मत की, रख रखाव की, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, तो किस प्रकार उसकी मरम्मत की जाती है, कैसे रख रखाव किया जाता है? देखिए, जो हमारा अनुबंध है पवन हंस लिमिटेड से, इसको हम वेट लीज बोलते हैं, जिसमें हम एक कैलकुलेटेड रेट पे पवन हंस को फ्लाइंग आवर्स के बेसिस पे हम उनको जो हायर फी होती है वो देते हैं। इसके अंदर में ये कवर्ड होता है कि उस हेलीकॉप्टर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो पवन हंस लिमिटेड उसको त्वरित प्रभाव से ठीक करेगा और वो सुविधाएं को रिस्टोर करेगा। तो औसतन अगर जो यहाँ मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि जितने भी माइनर मेंटेनेंस और एक्सरसाइजेस होती हैं या जो स्टिपुलेटेड फ्लाइंग आवर्स के बाद जो इनको मेंटेनेंस करनी होती है एज पर द गाइडलाइंस, वो ये यहाँ कर लेते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि किसी भी हेलीकॉप्टर के अंदर में मेजर डिफेक्ट आ गया या कोई मेजर दिक्कत आ गई, तो उसके रख रखाव और मेंटेनेंस और उसके रेक्टिफिकेशन के लिए पवन हंस लिमिटेड अपने हेलीकॉप्टर्स को यहाँ से बॉम्बे शिफ्ट करती है, जहाँ उसका मेंटेनेंस अच्छे से हो जाता है ताकि हम उसको यहाँ ला करके वापस ऑपरेशनलाइज कर सकें। जी, तो वर्तमान समय में कितने हेलीपैड्स हैं द्वीपों में और क्या सभी को उपयोग में लाया जा रहा है? देखिए, द्वीप समूह में अभी हमारे पास 19 हेलीपैड हैं, जिसमें ऑन एन एवरेज 11 हेलीपैड्स हैं जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। बाकी के जो हेलीपैड्स हैं वो इमरजेंसी हेलीपैड्स हैं, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि अंडमान निकोबार में हमारा वेदर जो होता है काफ़ी इनक्लीमेंट हो जाता है, कई बार फ्लाइंग पॉसिबल नहीं होती है, या अभी आप कहीं से फ्लाई करके आ रहे हैं, लैंडिंग में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 11 जो हैं मुख्यतः हमारे नॉर्मली यूज़ करने वाले हेलीपैड्स हैं, बाकी 6 हैं जिसको हम एज ए इमरजेंसी लैंडिंग एंड टेक ऑफ के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बीच में आपने मौसम की बात करी कि मौसम की वजह से भी काफ़ी मरम्मत का कार्य किया जाता है, रख रखाव की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो जब इन सब चीज़ों के अलावा क्या कुछ और विस्तार की योजना है? देखिए, विस्तार हम 2 प्रकार से कर रहे हैं। हमारे जो हेलीकॉप्टर्स और जो पवन हंस लिमिटेड से हमारी एग्रीमेंट है, अभी हाल ही में हमने एक बेड़े के नवीनीकरण की बात करी है, जिसमें गृह मंत्रालय की जो SFC है
उसने हमारे एक नए प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी है। अब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनकी स्वीकृति को हम वेट कर रहे हैं। उनके मिलने के बाद हमारी जो पूरा दस्ता हमारा बेड़ा है वो नया हो जाएगा। और जो अभी डॉल्फिन N3 हेलीकॉप्टर्स आप देखते हैं उनकी बजाय एक हमारे पास सिरकॉक्सकीज आ जाएंगी जो कि काफ़ी सेफ, सिक्योर्ड और फास्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो इंक्लीमेंट वेदर में भी अच्छे से अपनी उड़ान भर सकती हैं। तो ये एक डायमेंशन ऐड होगा। दूसरा, हम एडिशनल इमरजेंसी हेलीपैड्स बना रहे हैं जिसमें 5 हेलीपैड्स हमारे अभी प्लान्ड हैं। 2 के एक्सपेंडिचर सैंक्शंस भी इशू हो चुके हैं और वर्क भी अवार्ड हो चुका है जो कि डिगलीपुर में स्मिथ आइलैंड में है और एक माया बंदर के पास में हंसपुरी के अंदर है। तो ये दोनों एस्पेक्ट पे इन सेवाओं को विस्तार देने की प्रक्रिया यूटी प्रशासन की है। भविष्य में बहुत कुछ सोच रखा है विभाग ने। ऐसे में एक चीज़ जानना चाहेंगे कि दिसंबर 2023 में पोर्ट ब्लेयर और डिगलीपुर के बीच 19 सीटर प्लेन की बात सुनी जा रही थी, तो वो बात कहाँ तक पहुँची है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। देखिए, एक भारत सरकार की एक बहुत ही एम्बिशियस और अच्छी प्रोग्राम है जिसको हम RCS उड़ान के नाम से जानते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। उसके तहत अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर डिगलीपुर, पोर्ट ब्लेयर कार निकोबार और कार निकोबार से कैम्बल बे, ये 3 सेक्टर में 19 सीटर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को चलाने की एक योजना बनाई गई और जिसके ऑपरेटर्स को ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। तो पोर्ट ब्लेयर शिवपुर और पोर्ट ब्लेयर कार निकोबार के ये जो 2 सेक्टर हैं ये बिग चार्टर नाम की एक कंपनी को दिया गया। ये भी अवार्ड हो चुका है। इसके बाद पोर्ट ब्लेयर में हमारा जो टर्मिनल है वो नया बन भी चुका है। आप सभी लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया। और इसी प्रकार से दिगलीपुर में भी हमारा पैसेंजर फैसिलिटेशन टर्मिनल बन चुका है जहां से जिन दोनों जगहों के बीच में ये सेवा उड़ेगी। कार निकोबार का जो हमारा पैसेंजर टर्मिनल है ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के लिए, उसकी कंप्लीशन इस मंथ में 15 अक्टूबर तक होने की संभावना है। उन दोनों के होने के बाद एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एग्रीमेंट होता है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में होता है। वो पोर्ट ब्लेयर शिवपुर सेक्टर के लिए साइन हो चुका है, पोर्ट ब्लेयर कार निकोबार सेक्टर के लिए साइन होने वाला है। तो जैसे ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो ऑपरेटर की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बन जाएगी जिससे ये पूरी की पूरी सेवा बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे इन दोनों सेक्टर्स में। तो ये आप द्वीपवासी निकट भविष्य में एक एनहांस्ड कनेक्टिविटी मॉडल देखेंगे और इसकी सेवाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। जल्द ही इन्हें खुशखबरी मिलेगी। अगर सी प्लेन की बात करें, आपने बताया सी प्लेन भी आपके विभाग के अंतर्गत आता है, तो अभी फ़िलहाल ये सेवा द्वीपवासियों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो क्या इस सेवा को दोबारा सोचने के लिए पुनर्विचार किया जा रहा है? देखिए, RCS उड़ान जो स्कीम है भारत सरकार की, उसके तहत ही सी प्लेन का सोचा गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में हमारे 3 प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड, जहां पे इनको शुरू करने की योजना बनाई गई और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इन तीनों सेक्टर के लिए एक ऑपरेटर भी आइडेंटिफाई कर लिया। सार एविएशंस नाम से ये एक ऑपरेटर हमारा ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। अब इस सेवा को शुरू करने के लिए हर लोकेशन पे 2 सुविधाएं हमें बनानी हैं। एक सी साइड सुविधा होती है और एक लैंड साइड सुविधा होती है। हर सुविधा को एनवायरनमेंट का क्लियरेंस चाहिए होता है क्योंकि यहाँ पे एविएशन से जुड़ी हुई सर्विस शुरू होगी, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे दिया है इन तीनों लोकेशंस पे, और तीनों लोकेशंस पे ये कार्य जो है स्टार्ट होने वाला है। सी साइड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए ALHW अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स को एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बनाया गया है।
लैंड साइड में जो डेवलपमेंट्स करने हैं, जो पैसेंजर फैसिलिटेशन सेंटर बनाना है, उसके लिए हमारी अंडमान पीडब्ल्यूडी ने वर्क अवार्ड कर दिया है 2 लोकेशंस पे। लॉन्ग आइलैंड के लिए वो बाय 15 अक्टूबर उनका टेंडर हो जाएगा, वर्क अवार्ड हो जाएगा। और 3 महीने स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप में हम लैंड साइड डेवलपमेंट का काम कंप्लीट कर लेंगे। और जो लॉन्ग आइलैंड है वहाँ पे हमने 6 महीने का टाइमलाइन सबमिट किया मिनिस्ट्री को। ये सारा कुछ होने के बाद CAR2 रूल्स होती हैं, जिनके सर्टेन स्टिपुलेशंस होते हैं, जिनको हमें DGCA के जो प्रोविजंस होते हैं, रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं, उसको फॉलो करने के बाद ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के स्टिपुलेशंस को फॉलो करने के बाद ये हम सेवा शुरू करेंगे। आपने क्लाइमेट चेंज की बात करी, वेदर की बात करी, तो उसी से संबंधित मेरा सवाल है कि चूँकि द्वीपों का जो मौसम है वो हमेशा एक सा नहीं रहता, तो ऐसे में आपके विभाग को कितनी कठिनाइयाँ होती हैं एक चीज़ को दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए, या मरीज़ों को वहां से यहाँ तक लाने में कितनी चुनौतीपूर्ण चीज़ों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जो वेदर सिस्टम्स हैं उसके लिए हमारे विभाग में एडवांस वेदर प्रेडिक्टिंग जो मॉडल्स होती हैं वो लगी हुई हैं। हमारा बहुत ही क्लोज इंटरेक्शन होता है जो उत्कृष्ट के सैटको हैं, जो ATC के इंचार्ज होते हैं। और इन चीज़ों में मैं एक चीज़ जो बार बार बताना चाहूँगा मैं अपने द्वीप समूह के निवासियों को, कि फ्लाइंग में जो हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए होती है वो सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। अगर वेदर इंक्लीमेंट है और हम उड़ नहीं सकते हैं तो उस चीज़ हम सेफ्टी के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कई बार हम लोगों ने अपनी प्लान्ड शेड्यूल्ड सॉर्टीज़ कैंसिल भी किए हैं अगर हमें ये पता चला है कि हम ठीक है यहाँ से टेक ऑफ तो कर सकते हैं लेकिन आगे इंक्लीमेंट वेदर है। तो किसी भी वेदर सिस्टम में हम अगर फंस जाएं जिससे किसी प्रकार की त्रासदी हो, ऐसी सिचुएशंस को हम अवॉइड करते हैं। वो वार्निंग सिस्टम्स हैं हमारे पास भी हैं, यहाँ पे जो एक ATC हैं उनके पास भी हैं। तो वो हमारे कम्युनिकेशन से, हमारे जो PHL के बेस मैनेजर हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये डिसीजन लिया जाता है और अकॉर्डिंगली हम अपनी सॉर्टीज़ रन करते हैं। यहाँ के जितने भी एयरपोर्ट हैं वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो क्या सभी एयरपोर्ट्स को नागरिक उड्डयन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है? यहाँ पे 4 एयरपोर्ट हैं। दिगलीपुर में है, फिर आपका शिवपुर जिसको आप बोलते हैं, पोर्ट ब्लेयर में उत्कृष्ट का ये है, उसी प्रकार से कार निकोबार और कैम्बल बे में है। अभी फ़िलहाल हम कैम्बल बे, कार्निक और पोर्ट ब्लेयर को यूज़ करते हैं फॉर सिविल एविएशन के पर्पसेस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। जब हमारी ये फिक्स्ड विंग सेवाएं शुरू हो जाएंगी उसके बाद में हमारा और शिवपुर भी इंक्लूड हो जाएगा, ये जो डिफेंस का एयरपोर्ट है फॉर सिविल एविएशन पर्पसेस। और जो हमारा कार निकोबार और कैम्बल बे है उसकी यूज़ इंटेंसिफाई हो जाएगी। तो ऐसे में क्या पैसेंजर मूवमेंट को सुचारू रूप से चलाने में कोई मुश्किलें आती हैं? नहीं, अभी जो हमने ये सारी चीज़ें प्लान करी हैं उसके अंदर में जो हमारे जिस CAR2 रूल्स की मैंने बात करी थी आपसे, उसके अंदर में हर एयरपोर्ट के लिए एक एयरपोर्ट मैनेजर अपॉइंट होना ज़रूरी होता है। जैसे हमारे पोर्ट ब्लेयर के लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर अपॉइंटेड हैं, उसमें प्रशासन का ये प्रपोज़ल है कि जो कॉम्पिटेंस है इसके अंदर में, इस क्षेत्र के अंदर में, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा है। तो हमारी उनसे बातचीत चल रही है, वो उनको रोपिन करने के बाद ये सारी सेवा हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। ये प्रस्ताव है जी। तो यदि एक नए एयरपोर्ट का निर्माण होता है तो ऐसे में नौजवानों को स्वरोजगार के लिए कितने लाभ मिलेंगे? देखिए, एक एयरपोर्ट सिर्फ एक प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, वो एक हब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, जो जिसका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट इकोनॉमी के हर क्षेत्र में होता है। तो मैं इसको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन या वहाँ उस बिल्डिंग या उस प्रेमिसेस के अंदर में
जो जॉब्स नहीं आएंगी वो तो आएंगी ही आएंगी, बट उसके अलावा उसका जो इम्पैक्ट होगा उसको ज़्यादा ये मानता हूँ, और उसकी जो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, इंटरकनेक्टिविटी से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो एविएशन का कार्गो कैरिंग कैपेसिटी होता है, उससे हमारे द्वीपों के जो में जो कार्गो का प्रेशियस कार्गो का मूवमेंट है वो भी बहुत सुचारू रूप से चलता है। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं, ये एक अलग विषय है जिसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। तो ये तो भविष्य की योजना की बात हमने की, लेकिन न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग जिसने अभी कार्य करना शुरू किया है, अगर उसके जहन में जाएं तो क्या लगता है कि उससे लोगों को कितना लाभ मिला है, रोज़गार के कितने अवसर मिल चुके हैं लोगों को? देखिए, जो हमारे NITB है, NITB ने सबसे पहले यात्री सुविधा को बहुत बढ़ाया है। न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को हम उसकी सही पर्सपेक्टिव में समझने के बाद हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसने एक फ्लाइंग एक्सपीरियंस, जो अंडमान निकोबार में कोई भी आदमी आता है तो उस फ्लाइंग एक्सपीरियंस को मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ किया है, बहुत अच्छा बनाया है। साथ में एंसिलरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एयरपोर्ट प्रेमिसेस के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको रेंट आउट कर रही है, जो कि वहाँ के पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल में आएंगी। दूसरा, जो आपके अलग अलग लोडिंग अनलोडिंग मैकेनिज़म्स हैं वो सारे मॉडर्नाइज कर दिए गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो NITB से जो फ़ायदा होगा, हमारे अंडमान निकोबार को 3 एडिशनल बेस मिले हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे आप पहले 5 बेस से काम चलाते थे, जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होते थे, उसके जगह से 5 से अब आप 10 बेस के पास आ गए हैं। सो दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अब जो हमारा रनवे है, रनवे की जो रीसरफेसिंग हुई है, रनवे रीसरफेसिंग जब दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास नाइट लैंडिंग फैसिलिटी बढ़ जाएगी। नाइट लैंडिंग फैसिलिटी बढ़ना, टर्मिनल में 1200 लोगों का प्रति घंटा हैंडल करने की कैपेसिटी होना से इतने हमारे टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ सकता है, जिसका टूरिज़्म रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली एक बेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गई है जहाँ से मल्टीपल फील्ड्स में आप अपना ये कर सकते हैं। वाटर एरोड्रोम्स इन द्वीपों के लिए काफ़ी प्रभावशाली हैं, तो क्या पर्यटन को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ इसके लिए योजना लाई जा रही है? देखिए, ये जो सी प्लेन्स हैं वो वाटर एरोड्रोम्स से ही ऑपरेट करेंगी। सी प्लेन्स जिसके बारे में हमने अभी तुरंत चर्चा की है, उसमें जो क्राफ्ट होता है वो एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन मतलब वो ज़मीन से भी उड़ सकता है और वाटर से भी उड़ सकता है या लैंड कर सकता है। तो जो यहाँ पे द्वीप समूह में जो योजना हमने बनाई है वो ये है कि पोर्ट ब्लेयर से जितनी भी सी प्लेन्स उड़ेंगी वो ज़मीन से उड़ेंगी, और उनकी लैंडिंग जो होगी, जो वाटर ड्रोम हम स्वराजद्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड में वहाँ लैंड करेगी। तो इसकी एक बड़ी सुदृढ़ योजना हम बना करके इसका ये करने वाले हैं, क्रियान्वयन करने वाले हैं। एक बात बीच में आपने कही थी, RCS यानी रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस स्कीम। तो इसके अंतर्गत जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो आइलैंडर्स हैं, उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, RCS उड़ान के अंदर में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर में स्कीम्स टेकअप की गई हैं, वो एक तो फिक्स्ड विंग सर्विसेज है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें 3 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं, पोर्ट ब्लेयर शिवपुर, पोर्ट ब्लेयर कार निकोबार एंड कैंपबेल बे। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 जो हमारा स्कीम यहाँ पे RCS उड़ान के अंदर में स्टार्ट करी जा रही है वो है आपका ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सी प्लेन्स, जो वाटर एरोड्रोम के थ्रू होगा। तो ये दूसरा स्कीम भी RCS उड़ान के अंदर है। तीसरी चीज़ जो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक उसमें ज़्यादा कोई हेडवे नहीं हुआ है, वो है हमारा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से स्टार्ट करने का।
तो उसमें भी एक ऑप्शन RCS उड़ान इंटरनेशनल स्कीम के अंदर में है, पर उसमें अभी तक कोई हेडवे हमारे पास नहीं है। उसको हम डिफरेंट एंगल से डिफरेंट एस्पेक्ट पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज जाते जाते लोगों को आपके विभाग से बहुत सारी उम्मीदें बंधी हैं, तो भविष्य की योजनाओं पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा जो नागरिक उड्डयन विभाग है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लोगों को रिलायबल, सुरक्षित और इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ये हमारी ऑब्जेक्टिव है। इस तीनों ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं। उसके लिए जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, उसको हम हर जगह सबसे पहले इन प्लेस कर रहे हैं। और जितने भी कैपिटल साइट के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमारे बहुत ही मामूली सी बात है, जो पोर्ट ब्लेयर का हैंगर है वो आज से 1 साल 1.5 साल पहले अगर आप देखते तो वो थोड़ा शाबी लग रहा था। उसको हमने यहाँ पे हमारी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उसकी वजह से उसको अपलिफ्ट किया। कारण ये है कि रोटर ब्लेड के घूमने से अगर एक पत्थर का टुकड़ा भी उठ के एक सोफिस्टिकेटेड मशीन में लगता है तो उससे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं। तो इसीलिए वहाँ के जो फर्श हैं, वहाँ जो पैनलिंग्स हैं, उसकी जो स्टिपुलेटेड नॉर्म्स के हिसाब से पेंटिंग है उस हिसाब से करनी ज़रूरी होती है और वो हमने करवाई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो छोटी से छोटी ये सारी चीज़ें हैं इसका हम ध्यान रख रहे हैं। एक्सपेंशन के जितने सारी चीज़ में हम भारत सरकार से जो मदद ले सकते हैं वो हमारे विभाग ने हमारे LG साहब और मुख्य सचिव महोदय के निर्देश में ये सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक निरंतर प्रयास हम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम जो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर से हम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की तरफ एटलीस्ट एक फ़्लाइट हम स्टार्ट कर सकें। तो विश्वेंद्र जी, आप कार्यक्रम में आए और नागरिक उड्डयन गतिविधियों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, नागरिक उड्डयन विभाग द्वीप विकास की ओर अग्रसर रहा है और आगे भी अग्रसर ही रहेगा। अब इस कार्यक्रम से चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।